एपिसोड 1 चांस घने जंगल के बीचों बीच। सूरज ढल चुका था और अब हर तरफ अंधेरा छाने लगा था, जिसकी वजह से हर तरफ जंगल में जंगली जानवरों की आवाज गूंजने लगी थी। वहीं जमीन पर जानवी दर्द से चिल्ला रही थी और उसके हाथ पैर पर काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, लेकिन उसके दिल का दर्द इन चोटों से कई ज्यादा था। अपने सामने खड़े इंसान को देख वो दर्द से मुस्कुराते हुए कहती है, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा ग्रंथ? मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, और तुम भी तो। उसके बावजूद तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम इतना नीचे गिर गए? आखिर कैसे तुमने चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया? तो अर्थ हल्का सा मुस्कुराता है और नीचे जमीन पर पड़ी जानवी के पास झुककर अपने घुटने मोड़कर बैठते हुए जानवी का चेहरा ऊपर कर उसे देखते हुए कहता है, ओ मेरी प्यारी नवी, सच में आज भी तुम उतनी ही भोली हो जितनी पहले थी। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। वो वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और है, लेकिन सच बस इतनी सी है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं किया। और फिर अपनी गंदी नजरों से जानवी के शरीर को देखते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हारे इस खूबसूरती के साथ खेलना चाहता था, लेकिन तुमने तो मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दी, बल्कि उस अविनाश के बिस्तर पर चली गई जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, जिससे मेरी ये ख्वाहिश भी अधूरी रह गई तुम्हें पाने की। मैंने तो जब से तुम्हें देखा था तब से मैंने तुम्हारे इस मखमल से शरीर के साथ खेलना चाहा। और मजे की बात तो ये थी कि तुम उस समय तो तुम वर्जन थी, लेकिन अब तुम किसी का झूठा बना चुकी हो। और अर्थ सचदेवा कभी भी किसी का झूठ नहीं खाता। और वैसे भी मैंने कभी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं किया था, बल्कि मुझे तो उस दिन से ही तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर से नफरत हो गई थी जिस दिन उस अविनाश राठौर ने तुम्हें छुआ था। और फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसी गंदी लड़की को मैं नजर भर कर भी देखता? बिल्कुल भी नहीं। बस मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि मुझे तुम्हारे नाम वो 50% शेयर चाहिए थे जो एम कंपनी के थे। ये बोल ग्रंथ जानवी का चेहरा दूसरी ओर झटक देता है। जानवी अर्थ के मुंह से यह सारी बात सुन मानो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। आखिर उसने अर्थ के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं किया था। उसे तो लगता था कि अर्थ उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन आज जब वो अर्थ की सच्चाई अपनी आंखों से देख रही थी तो उसे खुद से ही नफरत हो रही थी कि आखिर कैसे उसने ऐसे गिरे हुए इंसान से प्यार किया, क्योंकि उसके प्यार के लायक ही नहीं था। लेकिन तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज पड़ती है जो कि काफी ज्यादा जानी पहचानी थी। वो एकदम से अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखी है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और उसमें एक उम्मीद झलकने लगती है, क्योंकि सामने आ रही लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया थी, जानवी की सौतेली बहन। और उसे लग रहा था कि वो उसे यहां बचाने आए हैं, लेकिन जिया तो जानवी को इस तरह देख मुस्कुराती है और एकदम से अर्थ की बाजू को पकड़ते हुए कहती है, बेबी क्या हुआ? अब तक तुमने इसका काम तमाम नहीं किया। आखिर चलो ना, कब तक इस मनहूस लड़की की वजह से इस जंगल में रहना पड़ेगा? अब तो रात भी काफी हो गई है, जल्दी से इसको खत्म करो। आखिर हमें मुंबई के लिए निकलना भी तो है। जानवी जिया की यह बात सुन मानो एकदम से हैरान रह गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ उसकी बहन उसके बारे में ये सब बोल रही है। कल तक जो उसे जान से ज्यादा प्यार करती थी, आज वो उसी के खिलाफ है। अर्थ मुस्कुराते हुए जिया के चेहरे पर प्यार से किस करते हुए कहता है, बेबी डॉन टी वरी, बस काम हो ही गया। पेपर्स पर तो हमने पहले ही साइन ले चुके हैं और अभी हमारे किसी काम की नहीं। तो जिया मुस्कुराते हुए कहती है, तो देर किस बात की, जल्दी करो ना। वही जानवी जिसका कर दर्द से घूम रहा था, उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी, क्योंकि उसे एक हफ्ते से इस जंगल में एक काल कोठरी में कैद करके रखा गया था, जहां पर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। और आज जब वह यहां से भाग रही थी तो यहां पर उसे अर्थ और जिया का असली चेहरा दिखाई दिया। कि तभी जिया जानवी के पास आते हुए कहती है, तो मेरी प्यारी बहना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें आखिरी बार देख रही हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी बॉयफ्रेंड का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। वैसे तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, तो तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम जो इतने सालों से अपनी माँ के कातिलों को ढूंढ रही थी, उनका कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरी मॉम ही है। उन्होंने खुद अपने ही हाथों से तुम्हारी मॉम को सीढ़ियों से धक्का देकर जान से मारा था। उसके बाद उन्होंने तुम्हारे डैड से शादी कर ली और तुम्हें ही तुम्हारे पिता के खिलाफ कर दिया, जिसकी वजह से तुम हमेशा ही उनसे नफरत करती रही और तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारी मौत के पीछे उन्हीं का हाथ है। और एक बात और कहूँ, अविनाश तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता था, जिसे तुमने खुद ही अपने हाथों से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो तो तुमसे इतना प्यार करता था कि वो जानता था कि तुम उससे किस पेपर्स पर साइन करवा रही हो। उसके बावजूद भी
उसने बिना कुछ सोचे समझे उन पर साइन कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया, जिसकी बर्बादी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। ये बोल वह जोर जोर से हंसने लगी। वही जानवी अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जी गायत्री को वह अपनी माँ मानती थी, उसी गायत्री ने उसकी माँ को मारा था। और इतना ही नहीं, इन लोगों के बहकावे में आकर उसने इतनी बड़ी गलती कर दी और अविनाश को बर्बाद कर दिया। जानवी को तो अब जैसे सांस भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि जिस कातिल को वह आज तक घर के बाहर ढूंढती रही असल में वह तो उसके घर पर ही था। सच में आज जानवी को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ तो उसे अविनाश के लिए हो रही थी, जिसके साथ उसने अनजान में न जाने क्या कर दिया। अपनी बेवकूफी के चलते में आकर, वह भी उन लोगों के बहकावे में आकर जिसे उसने अपना माना। आखिर उन्हीं लोगों ने उसके पेट में खंजर घोंपा था कि तभी एकदम से बारिश शुरू हो गई, जिससे अब जिया गुस्से से कहती है, क्या ग्रंथ, अब और कितना टाइम लगाओगे? जल्दी से अपना काम खत्म करो, हमें वापस भी जाना है। ये बोल वह मुस्कुरा कर ग्रंथ की तरफ देखती है तो ग्रंथ भी मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफकोर्स बेबी, मैं भी कब से इसके करने का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद वह अपने आदमियों को इशारा करता है तो उसके पीछे खड़े लोग जल्दी से जानवी को उठाते हैं और कर में बिठा देते हैं, जिस कर का ब्रेक फेल था, और फिर उसे कर को धक्का दे देते हैं। वही जानवी अपनी बंद खुली आंखों से बस ग्रंथ और जिया को ही देख रही थी, जिनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। और फिर एकदम से गाड़ी बिना ब्रेक की होने की वजह से अपने आप ही चलते चलते एक पेड़ से टकरा जाती है और जिया की वहीं मौत हो जाती है। 6 घंटे बाद अभी भी बारिश नहीं रुकी थी, बल्कि बहुत जोर जोर से बारिश हो रही थी। हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। अविनाश बेशुद्ध सा होकर अपनी बाहों में जिया की लाश लेकर बारिश में खड़ा था। वही उसके पीछे अर्नव उसे समझा रहा था कि सर, मैडम मर चुकी है, हमें उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। लेकिन अविनाश खोलकर गुस्से से अर्नव को देखता है, जिससे उसका चेहरा एकदम से काला पड़ जाता है और वो घबराहट से एक कदम पीछे हो जाता है। अविनाश ने जिया को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा रखा था। वो उसके बेजान शरीर को अपनी बाहों में लेकर खुद में ही बड़बड़ा रहा था, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुमसे कहा था ना कि हम दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, उसके बावजूद भी तुम कैसे मेरे साथ धोखा कर सकती हो? कैसे तुम मुझे छोड़कर पहले जा सकती हो? ऐसा नहीं होगा, जिसने भी तुम्हारी जिंदगी ली है मैं उसे चैन की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। कि तभी अविनाश के गॉड्स जिया और अर्थ को पकड़ कर ले आते हैं, जिन्हें देख अविनाश के चेहरे पर ट्रेवल स्माइल आ जाती है और वह जिया के शरीर को उनके सामने लेटते हुए कहता है, देखो तुमने मेरी जानवी को क्या से क्या कर दिया और इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलकर रहेगी। तो जिया, जिसकी हालत पहले ही खराब हो चुके थे, और वही ग्रंथ को भी अविनाश के गार्डों ने मिलकर काफी ज्यादा मारा था, जिससे उसकी हालत भी बहुत खराब लग रही थी। जिया गुस्से से चिल्ला कर कहती है, तुम अभी भी उसकी लड़की के लिए पागल हो। वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, उसके बावजूद भी तुम उसकी लाश को लेकर हमसे बदला लेने आए हो। क्या तुम पागल हो चुके हो पूरी तरह से? तो अविनाश गुस्से से चिल्लाते हुए कहता, हाँ मैं हो चुका हूँ पागल, तुम दोनों ने मिलकर मुझसे मेरी जानवी को छीन लिया, अब मैं तुम दोनों की सांसें छीन लूंगा। ये बोलते हुए वह गुस्से से अपनी गन से उन दोनों को ही शूट कर देता है। वही जानवी की आत्मा अविनाश की सनक देखकर अभी भी डर रही थी, जबकि वह जानती थी कि अविनाश कैसा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके जाने के बाद भी उसके लिए इतना पागल रहेगा। अविनाश उन दोनों को मरने के बाद उन लोगों की लाश को कुत्तों के आगे डालने के लिए कह देता है और फिर वहां से सभी लोग चले जाते हैं। तो अविनाश घूरकर अर्नव को भी देखता है, तो वो जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि वह अविनाश की सड़क को जानता था कि वह न जाने किस पाल क्या कर बैठे, लेकिन न चाहते हुए भी उसे वहां से जाना पड़ता है और अब वहां पर जानवी और अविनाश ही रह गए थे। अविनाश जानवी की लाश के पास आकर उसके सर को अपनी गोद में रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बदला ले लिया, लेकिन अब मेरा जीने का कोई मकसद नहीं रहा। अगर तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मैं भी नहीं रहूंगा। जानवी उसकी यह बात सुन घबरा जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अविनाश को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि जानवी अब मर चुकी थी और उसकी आत्मा चाहकर भी अविनाश को रोक नहीं सकती थी। वो बस चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम खुद को मत खत्म करो, आखिर क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खत्म करो, मैं चाहती हूँ कि तुम जियो और एक नई तरह से अपनी जिंदगी शुरू करो। लेकिन बेचारी जानवी बस कोशिश ही करती रह जाती है, लेकिन वह अविनाश को छू भी नहीं पा रही थी। भी अविनाश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वह जानवी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए गन को अपने माथे से लगाते हुए से खुद को भी सूट कर लेता है, और वहीं पर अविनाश भी जानवी का नाम लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस खत्म कर देता है। जानवी की आत्मा अविनाश को इस तरह सुसाइड करता देख एकदम से धाम से जमीन पर बैठ जाती है। वह नहीं चाहती थी कि अविनाश खुद को इस तरह खत्म करे, आखिर उसने 2 साल तक कभी भी अविनाश के प्यार को नहीं समझा।
वो हमेशा ही उससे नफरत करती थी और उसकी नफरत पल पल बस बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज उसे अपनी सारी गलतियां याद आ रही थी और उसे समझ आ चुका था कि इस दुनिया में अगर कोई उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वह सिर्फ अविनाश ही था, जिसकी उसने कभी परवाह नहीं करी। और आज उसे सबसे ज्यादा तकलीफ उसी के लिए हो रही थी। वो अविनाश के शरीर के पास बैठकर रो रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि खून हर तरफ बस फैलता जा रहा था कि तभी जानवी आसमान से हो रही बारिश में दोनों की लाश पड़ी हुई थी और जानवी को बार बार बस अविनाश की कही हुई बातें ही याद आ रही थी कि कैसे वो हमेशा बस यही कहता था कि अगर तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम्हारे बिना मेरी सांसें एक पल भी चले यह मुझे गवारा नहीं। अविनाश ने जब ये बात जानवी को कही थी तो उसे बस यही लगा था कि वो बस यूं ही उसे कह रहा है और उसने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उससे उम्मीद नहीं थी कि उसके कहे हुए हर एक लफ्ज बिल्कुल सच थे। उसके बिना भी उसने सिर्फ उसके दुश्मनों की जान लेने के लिए ही अपनी सांसें बचाई थी। जानवी आज खुद को सबसे ज्यादा बुरा इंसान मान रहे थे क्योंकि उसने हमेशा ही अपने सामने सच को अनदेखा कर दिया और झूठ जिसे वह हमेशा ही सच समझती रही। जानवी और भी ज्यादा तेज तेज रोने लगती है, आसमान की तरफ देखकर अपने घुटनों के बल बैठकर कहती है, काश मैंने समय रहते अविनाश के प्यार को समझा होता तो आज ऐसा नहीं होता। काश मैं अपनी सारी गलतियों को सुधार पाती। वो खुद के किए हुए गलतियों पर आज बहुत ज्यादा पछता रही थी और भगवान से एक मौका मांग रही थी कि तभी आसमान से एक बिजली कड़कते हुए आती है और सीधा जानवी की आत्मा पर पड़ती है। दूसरे ही पल जानवी की आंखें एकदम से खुलती हैं और एकदम से वह उठकर बैठ जाती है और फिर अपने आसपास देखते हुए हैरानी से कहती है, यह मैं कहाँ हूँ। और फिर खुद के हाथ पैर को देखते हुए कहती है, मैं जिंदा हूँ। और फिर अपने आसपास सामान को छू पा रही थी है तो वो एकदम से खुश हो जाती है कि तभी उसे कान में किसी की बर्फ से ठंडी आवाज पड़ती है, जिसे सुन जानवी के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ जाता है और वह नजरें उठाकर अपने सामने देखती है तो उसके चेहरे पर मिक्स इमोशंस नजर आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी, क्योंकि अपने सामने खड़े शख्स को देख उसकी आंखें नम हो गई थी। एपिसोड 2 मौत के दर्शन होती शादी के दर्शन हो रहे हैं। जानवी अपनी नाम आंखों से अपने सामने खड़े अविनाश को देख मानो जैसे अपनी सारी तकलीफें एक पल में भूल गई थी। उसे लग रहा था कि अविनाश हमेशा के लिए उसके पास आ गया है। वो उसे गले लगाना चाहती थी और उसे अपनी सारी गलतियां की माफी मांगना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करती है तो उसे अपने हाथों में तेज दर्द महसूस होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं ला पा रही थी, जिससे वह एकदम से घबराहट के साथ अपने हाथों को देखते हैं जो जंजीरों से बंधे हुए थे और उसके दोनों पैरों में जंजीर थी। वही अविनाश गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, आखिरकार तुम होश में आ ही गई। अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम मुझे अब दूर भागती हो। तुम्हें तो मेरा होना ही होगा, जीते जी और मरने के बाद भी। जानवी अविनाश का गुस्सा देखा थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे रिलैक्स करते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ भाग रही हूँ और यह मेरे हाथ पर तुमने क्यों बंधे हैं? इन्हें खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। ये बोल जानवी अपने हाथों को और पैरों को खींचने लगते हैं, लेकिन वह लोहे की बेड़िया इतनी मजबूत थी कि वह चाह कर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी और ना ही उसे समझ आ रहा था कि आखिर अविनाश उसके साथ ऐसा कर क्यों रहा है। लेकिन तभी उसका दिमाग एकदम से ट्रिगर होता है और एकदम से वो अविनाश को देखते हुए कहती है, तो तुमने ये शेरवानी क्यों पहनी है? तो अविनाश गुस्से से जानवी के पास आकर उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ दबाते हुए कहता है, क्या हुआ? अब ऐसे अनजान और भोली बनने की कोशिश क्या कर रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम उस अर्थ के लिए भागी थी ना शादी से, अब देखो तुम तो मेरे पास ही हमेशा के लिए रहोगी, मेरी कैद में, चाहे तुम्हारी मर्जी हो ना हो। लेकिन तुम्हारे उस आशिक को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई अविनाश राठौर की वुमेन पर अपनी गंदी नजर डालने की? इसका प्राइस तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। वहीं जानवी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अविनाश का क्या रहा है, लेकिन उसकी कही हुई बातें ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी सुनी हो। उसके कहे हर एक शब्द बिल्कुल सिमिलर थे और उसके चेहरे के भाव भी बिल्कुल वैसे ही। ये सोचते ही एकदम से वो खुद को देखती है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अभी दुल्हन के जोड़े में थी। और फिर एक नज़र कैमरे की तरफ देखती है, जिससे उसके दिमाग में सब कुछ किसी मूवी की तरह घूमते हुए नजर आता है। और फिर वो मन ही मन बड़बड़ाती है, क्या मैं जिंदा हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ मूवीज में होता है, रियलिटी में थोड़े ना। लेकिन फिर भी जानवी एक बार कंफर्म करना चाहती थी कि क्या वो जो सोच रही है वो सही है या गलत, जिसका बस एक ही रास्ता था, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि ऐसा ही तब हुआ था जब वह के बीच मंडेक से ही भाग गई थी और फिर अविनाश ने उसे पकड़ लिया था और इसी तरह से वीडियो से बांध दिया था।
और 6 महीना तक तो उसने उसे इसी कमरे में कैद कर दिया था और फिर जबरदस्ती शादी कर ली थी अर्थ की जान की धमकी देकर। और जानवी ने अर्थ के लिए ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि उसे समय जानवी को अर्थ का असली चेहरा नहीं पता था और ना ही उसकी मक्कारी। लेकिन अभी उसके सामने अविनाश खड़ा था जिसने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने उसको कभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी और हमेशा ही उसे नफरत करती रही। अविनाश जानवी को ऐसे कहीं खोया हुआ देख सोचता है कि वो शायद अर्थ के बारे में सोच रही है, इसलिए उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं और वह एकदम से जोर से जानवी के चेहरे को दबाता है, जिसे जान भी अपने होश में आ जाती है और एकदम से अविनाश को देखती है जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जानवी थोड़ा हिचकी चाहते हुए कहती है, क्योंकि उसे अभी भी अविनाश के गुस्से से डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही अविनाश जानवी के कहे ये 3 शब्द सुनता है तो उसके चेहरे के भाव एकदम से अजीब हो जाते हैं। उसे मानो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जानवी ने यह उसे ही कहा है, क्योंकि अविनाश कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जानवी कभी उससे ऐसा भी कुछ कह सकती है। लेकिन वो अभी भी अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लाता और इस सख्ती के साथ कहता है, क्या कहा तुमने? इसका मतलब जानती हो ना तुम? तो जानवी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं बच्ची थोड़ी ना, मुझे नहीं पता होगा। लेकिन अभी भी अविनाश को जानवी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह अपनी आंखें छोटी कर कहता है, कहीं तुम्हारा ये कोई नया ड्रामा तो नहीं है? तो जानवी अविनाश की है बात सुन मुंह बनाते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ या ड्रामा कर रही हूँ? प्लीज मेरे हाथ खोलो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं सच कह रही हूँ। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। प्लीज इन जंजीरों को खोल दो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। इनफैक्ट मैंने जितने भी आज तक गलतियां की है उन सभी के लिए मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अविनाश जानवी का ऐसा बदला हुआ रूप देख न जाने क्यों हजम नहीं कर पा रहा था। वो उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, तुम मुझसे माफी मांग रही हो अपनी सारी गलतियां की? तो जानवी बच्चों जैसी शक्ल बनाकर हाँ मैं अपना सर हिला देती है, जिसे देख अविनाश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वो एकदम से जानवी के करीब आ जाता है, जिससे जानवी की दिल की धड़कन है तो एकदम से बढ़ जाती है। कि तभी अविनाश उसके कान में धीरे से कहता है, तो ठीक है, फिर जो तुमने अभी कहा है उसे पर रिग्रेट मत करना। ये बोल अविनाश जानवी से दूर हो जाता है और उसकी हथकड़ियां खोल देता है, जिससे जानवी तो अपनी कलाई को सहलाते हुए कहती है, हाय मेरी कलाई, क्योंकि उसकी दोनों ही कलाइयां लाल पड़ चुकी थी और उसमें अभी भी दर्द हो रहा था, क्योंकि लोहे की जंजीर काफी ज्यादा भारी थी। लेकिन तभी इतने में अविनाश एकदम से जानवी को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे जानवी तो थोड़ा हैरान हो जाती है और वह हैरानी से अविनाश को ही देखने लगती है जिसने उसे यूं अचानक से गोद में उठा लिया था। और अब वो उसे लेकर कमरे से बाहर जाने लगता है। जानवी हैरानी से अविनाश को देखकर मन ही मन कहती है, आखिर अभी करने क्या वाला है? कहीं मैंने इसे एक साथ इतना सब कुछ बोलकर ट्रिगर तो नहीं कर दिया और यह मुझे पनिशमेंट देने के लिए लेकर जा रहा है? जिसे जानवी एकदम से हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं प्लीज मुझे नीचे उतरो, मुझे तुम्हारे साथ उसे रूम में नहीं जाना, प्लीज प्लीज मुझे नीचे उतरो। ये बोल जानवी अपने हाथ पर हवा में हिलने लगती है, लेकिन अविनाश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल पत्थर की तरह बिना किसी भाव के उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और कुछ ही देर में वो उसे हाल में ले आता है जहां पर शादी का मंडप लगा हुआ था। जानवी शादी के मंडप को देख हैरान हो जाती है कि तभी अविनाश उसे नीचे उतार देता है। तो जानवी इधर उधर कर अपनी आंखें घूमने लगती है, क्योंकि अभी भी सब कुछ पहले की तरह ही सजा हुआ था, बस यहाँ पर कोई नहीं था तो वो पंडित जी थे, बस ले देकर उन्हें की कमी थी। और हर जगह काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स जो हमेशा की तरह पत्थर की मूरत बन खड़े थे। कि तभी अर्णव भागते हुए आता है और वो अविनाश को देख कुछ कहने वाला था कि तभी अविनाश की सर्द आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, 5 मिनट के अंदर अंदर पंडित जी मुझे चाहिए, शादी आज ही होगी और इसी मंडप में। जिसे सुनकर जानवी भी एकदम से हैरान रह जाती है। वहीं कुछ ही देर में पंडित जी को भी उठा लाया गया और अब मंडप में जानवी और अविनाश बैठे हुए थे और पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे। जानवी मन ही मन कहती है, मौत के दर्शन होते इसीलिए शादी के दर्शन हो रहे हैं। आखिर भगवान जी आपने मुझे दोबारा मौका क्या इसीलिए दिया था? कम से कम अगर दे ही रहे थे तो अविनाश के गुस्से को थोड़ा कम करके देते, इसका गुस्सा तो अभी भी पहले की तरह ही हाई फाई है। ये बोल वो ऊपर की तरफ देखती है और फिर अपने बगल में बैठे आयुष्मान को, जो अभी भी बिल्कुल किसी रोबोट की तरह उसके बगल में बैठा था और हर तरफ बस शादी के मंत्र गूंज रहे थे, ओम मंगलम भगवान विष्णु कल्याणम साक्षात नमस्ते नमो नमः, और फिर सिंदूरदान, मंगलसूत्र और फिर फेरे के 7 वचन के साथ अविनाश और जानवी की शादी पूरी हो जाती है। जानवी तो अभी भी थोड़ी हैरान थी, वही आयुष्मान के चेहरे पर अभी भी सर्द भाव थे, लेकिन दिल में उसे गर्माहट महसूस हो रही थी, क्योंकि जान भी आज उसकी हो गई थी। वो जानवी की तरफ देखा है जो अभी भी हैरान नजर आ रही थी, लेकिन अविनाश को सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात की थी कि जानवी ने इस बार कोई तमाशा ये बखेड़ा खड़ा नहीं किया, बस शांति से जो हो रहा था बस चुपचाप देख
रही थी जो उसके लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन अविनाश इस बात से बहुत खुश था कि फाइनली उसकी शादी जानवी से हो गई। वह जानवी के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र देखा है और फिर उसके मांग में अपने नाम का सिंदूर जो उसने अभी ही उसकी मांग में भरा था, जो थोड़ा सा जानवी की नाक पर भी गिर गया था। वह अब पूरी तरह से सुहागन लग रही थी, जैसे कोई खूबसूरत सी गुड़िया, बेहद खूबसूरत। लेकिन उसकी इस खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ कोई और नहीं था, क्योंकि आयुष्मान के परिवार के नाम पर सिर्फ उसके दादाजी ही थे जो कोमा में थे, और जानवी का परिवार, जिनमें जानवी के पिता, जिसे अविनाश ने तो लगभग मार ही दिया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी थी इसीलिए वो बच गए। लेकिन अब वो अस्पताल में एडमिट थे और उनके कंडीशन स्टेबल थी, लेकिन चोट काफी ज्यादा आई थी, जिसकी वजह से उन्हें 2 से 3 महीने तो हॉस्पिटल में ही गुजारने होंगे। वही जानवी की सौतेली माँ और बहन, वह लोग तो अपने घर पर खुशियां मना रही थी, यह सोचकर कि जानवी को अब अविनाश छोड़ेगा नहीं। जानवी पंडित जी की तरफ देख कहती है, क्या सच में हमारी शादी हो गई? तो पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बिटिया, अब तुम विवाहित हो। ये सुनकर तो जानवी मुस्कुराते हुए अविनाश को देखते हैं, जिसके चेहरे पर हमेशा ही कोल्ड एक्सप्रेशन रहते थे। वो एकदम से अविनाश को गले लगाते हुए खुशी से कहती है, तुम कितनी जल्दी मेरे पति बन गए। वही सभी लोग जानवी की ऐसी हरकत देख बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वही अर्नब तो अपनी आंखों को मसलते हुए दोबारा खोलकर अपने सामने के नजारे को देख रहा था, जैसे मानो उसे खुद की आंखों पर यकीन ना हो रहा हो, क्योंकि सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था कि कल तक जो लड़की अविनाश से सिर्फ दूर भागती थी, अब उसे लिपट रही है। वही जानवी बच्चों जैसी शक्ल बनाकर अविनाश से तो अलग होते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है, और फिर से उससे लिपट जाती है, जिससे जानवी का सर अब अविनाश के सीने पर था, जिससे अविनाश के दिल की धड़कनें भी एकदम से बढ़ गई थी। उसे सच में आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वहीं पहली बार ऐसा हुआ था जब जानवी खुद से उसके इतना करीब आई थी। नहीं तो हमेशा ही अविनाश खुद ही फोर्सफुली उसके करीब जाता था, लेकिन जानवी हमेशा ही उसे मुंह फेर लेती थी।